आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता प्राचीन है, अति प्राचीन है, यह बात हमने अक्सर सुनी है। लेकिन आज हम आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग के माध्यम से आदिवासियों की संस्कृति से भी रूबरू कराएंगे और साथ में उनकी जो प्राचीन पेंटिंग है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं आदि रंग उत्सव 2021 के बालाघाट के उत्कृष्ट खेल मैदान में होने जा रहे आयोजन में। और यहाँ पर एक आदिवासी समुदाय से आने वाले युवा जो कि बेहतरीन कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनके द्वारा कई प्रकार की पेंटिंग्स तैयार की गई है। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट में किस तरह से ये पेंटिंग उन्होंने तैयार की है और अब तक इन पेंटिंग के माध्यम से उन्हें कितनी प्रसिद्धि मिली है और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से खुद की पहचान को स्थापित कर पाया है। क्या नाम है आपका? सर मैं रामेश्वर प्रसाद धुर्वे। रामेश्वर जी बताएंगे, जैसा हम समझते हैं कि आदिवासियों की जो कल्चर है वो काफ़ी प्राचीन है। पेंटिंग के माध्यम से हम अगर कल्चर को देखना चाहें तो किस तरह समझ सकते हैं? जी, पेंटिंग के माध्यम से हम अपने बेसिकली हिस्ट्री को जान सकते हैं और हिस्ट्री को जानना मतलब बेसिकली एक ह्यूमन को जानना चाहिए जैसे, तभी मतलब हम अच्छे से अपने टेक्नोलॉजी या तो कहें हम अपने जनरेशन को समझ सकेंगे। मतलब कहते हैं ना, जीवन जीने के लिए तर्कों की दुनिया नहीं चाहिए, हमें ट्रेडिशनल और परंपराओं की दुनिया में हम रहकर की एक शांति प्राप्त करते हैं। तो हमारी पेंटिंग में जो कल्चर की चीज़ें आती हैं वो हमें शांति प्रदान करती हैं। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग जो आप करते हैं, इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला और कब से आपने इसको सीखना प्रारंभ किया? एक्चुअली हमारे घरों पे बनती थी, वॉल पे और दीवारों पे बनती थी स्पेशल फेस्टिवल टाइम पे। तो ये हम अपने मम्मी पापा को देखते थे बचपन से और इस तरह से हमारे जो मम्मी पापा होते थे वो मतलब ये परंपरागत वो लाए। परंपरागत जी, आदिवासियों में तो परंपरागत चलते आता है। जी। दूसरी चीज़ें पेंटिंग आप तैयार करते हैं। जी। पेंटिंग कौन कौन से कलर इसमें प्रयोग करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं? जी, इसमें होती है पलाश के फूल सर, और जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं जैसे कि नीम की पत्तियाँ होती हैं इस तरह से, और जो रिसोर्सेज पत्थरों का रिसोर्सेज हम घिस घिस के कलर बनाते हैं जी। और अभी तो नेचुरल कलर जो है थोड़ा लेते हैं और एक्रेलिक कलर, फैब्रिक कलर भी उसके साथ में मिलाते हैं और इस तरह से पेंटिंग की जो स्टाइल होती है वो इस तरह से हमारे पेंटिंग में बनाई जाती है। कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है पेंटिंग्स में, लेकिन आप नेचुरल और प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्या अंतर है? और सर इसमें जो इनकी पेंटिंग की जो ज़िंदगी होती है वो 300 साल 250 साल तक रहती है। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज कलर का अगर हम यूज़ करते हैं जी, और एक्चुअली जो फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर अगर यूज होती हैं तो वो पेंटिंग मतलब थोड़ा उनका मतलब 90 साल 80 साल के बाद ही मतलब थोड़ा डिफेक्ट होने लगती है। फिर भी एक अनुमानित रफली अगर हम जानना चाहें तो कितने साल आपकी जीवंत पेंटिंग रह सकती है? जो आप जिस हमारी जो पेंटिंग जो होती है सर वो 300 से 350 साल जीवित रहेंगे। हमारे जाने के बाद भी हमारी पेंटिंग जीवित रहेंगे जी। हमने ये सुना था कि भीम बैठिका मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ पे आदिवासियों के द्वारा जब केव सिविलाइजेशन का दौर था तब उन्होंने पेंटिंग की थी। 35,000 साल उसको बता रहे हैं और ये जो पेंटिंग आप तैयार करें इसको 300 साल, तो वो पेंटिंग किस चीज़ से बनी होगी अगर आपने कभी अध्ययन किया होगा? और इसको जो सर वो पेंटिंग उस टाइम की जो रॉक पेंटिंग है, रॉक स्टाइल, तो उस टाइम के जो ट्राइब बैठा करते थे मतलब उनको भी एक शांति के लिए, जैसे हम नदियों के किनारे बैठते हैं या सुबह सुबह मॉर्निंग में जाते हैं सूरज की ओर दृष्टि लगाते हैं ना, तो इसी टाइप में ट्राइब की जो फीलिंग थी वो अपने डाइवर्टेशन माइंड के लिए, मतलब डाइवर्टेशन माइंड। अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग की मैं बात करूं तो कौन सी पेंटिंग रही है और कहां कहां ये पेंटिंग्स को आपने अभी तक स्थापित कर पाया है? और सर मैं सीओडी जबलपुर की आर्मी से शुरू किया था और इस तरह से हम वहाँ पे लगाने के बाद जो है दस्तकार बाज़ार दिल्ली, आईने हाट दिल्ली, कोरेगांव पार्क पूना, कला क्षेत्र चेन्नई, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, इस तरह से हमारी ज़िंदगी की सफ़र हुआ। और आज एजे मैं ताज पे अपना 4 पेंच पार्क, बांधवगढ़ और कान्हा पार्क, इस तरह से मेरी आर्ट को वहाँ पे प्रमोट की जा रही है सर। लोकल आर्ट की मतलब लोकल कल्चर, हमारी जो आस्थाएं होती हैं, पूजा होती है, सेक्रेटरी होती हैं, तो इसकी जो वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है सर। लोग वहाँ पे समझते हैं और फॉरेन कल्चर के लोग भी होते हैं तो वो बेसिकली काफ़ी डीपली लेते हैं और काफ़ी स्टडी करते हुए हमारी पेंटिंग की सेलिंग करते हैं। वर्तमान समय की जो जनरेशन है वो जो प्राचीन पेंटिंग है उसको समझ नहीं पाती है। अगर उनको हम अगर आपके माध्यम से समझाना चाहो तो एक आध पेंटिंग के माध्यम से कैसे समझाएंगे आप, थोड़ा बताएंगे एक आध पेंटिंग? जी सर। और जैसे ये पेंटिंग है तो उस टाइम पे मतलब जो डियर होता है उसका वॉइस बदल जाता है और वॉइस बदलने के बाद जो ट्राइब लोग हैं तो इसकी आवाज़ को समझते हैं वो, और जो चिड़िया होती है चुई चिड़िया तो वो घर चुई बोलती है। मतलब घर चुई वो वही मानसून के टाइम पे ही बोलेगी तो वो ट्राइबल लोगों को अलर्ट कर देती है। मतलब प्रकृति हम इंसानों के लिए ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड कर रखा है। जैसे चिड़ियों को, जैसे आउल जो होती है ना, तो आउल जो क्या करती हैं कि वो 4 टाइम बोलती हैं, रात के 4 टाइम डिवाइडेड होते हैं
तो वो हम एक घड़ियों का आविष्कार मानते हैं कि आज से साइंटिफिक रीजन के अनुसार 200 साल पुरानी घड़ी के आविष्कार है, इन्वेंशन है। जी। पहले घड़ी नहीं थी, 1000 वर्ष पहले नहीं थी, 500 पहले, 300 पहले, 100 साल पहले नहीं थे, अभी घड़ी का आविष्कार हुआ। तो इस तरह हम ट्राइब जो सभी ह्यूमन प्रजाति को भगवान ने अगर कहें तो उनको जगाने का जिम्मेदारी मतलब एक नेचर को ही दिया है। यानी लॉ ऑफ नेचर के माध्यम से आप हम लेते हैं, हम ट्राइब लेते हैं और उस भाषा को हम समझते हैं। मतलब हम लोगों को काफ़ी प्रकृति की मतलब प्रकृति की इंडिकेशन उनको हम समझते हैं, संकेतों को समझते हैं। इस तरह से हम पेंटिंगों के माध्यम से अपनी भाषाएं, अपनी स्टोरी लोगों को भी बयां करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि प्रकृति इस तरह से जो है। ये जो डियर वाला जो जी आर्ट है जी, इसमें क्या कुछ बताने का प्रयास जैसे आपने किया है? ये जो पेंटिंग है, रावण के जो डिफेंस था, रावण के डिफेंस में गोंड जनजाति थे जी। तो गोंड जनजाति थे और इस तरह से मानते हैं कि रावण के डिफेंस में उड़ने वाले घोड़े होते थे। तो उनके डिफेंस में तो उनके घोड़े जो उड़ते थे उसी के फॉर्म को हम जो है ट्री ऑफ लाइफ और डियर, तो वो 12 सिंगा के फॉर्म पे बनाने की कोशिश है हमारी इसको। तो ये पेंटिंग मेरी उड़न बछड़ा के फॉर्म पे रिप्रेजेंट हुई है। आदि रंग उत्सव के 1 नंबर स्टॉल से आप सुन रहे थे रामेश्वर प्रसाद धुर्वे को, जो कि गोंड ट्राइबल आर्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं। ट्रेडिशनल पेंटिंग को लेकर वो आए हैं और उनका कहना है कि ये जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उसको समझा है, समझने के बाद में उसको उकेरने का प्रयास किया है। आज उसकी भले ही बाहुल्यता जो है वो कम हो, लेकिन उनकी ट्रेडिशनल पेंटिंग में एक चीज़ तो हमें दिखाई देती है कि वो लॉ ऑफ नेचर को समझते हैं और नेचर के इंडिकेशन को समझकर इन पेंटिंग्स को तैयार करते हैं, जो कि हम पुराने समय में पढ़ा करते थे, समझते थे कि लोग जब किसी प्रकार का नेचर का इंडिकेट होता था उसको समझकर अपने हाव भाव, अपनी दिनचर्या बदलते थे। ठीक उसी तरह से वो नेचर के इंडिकेट को समझकर और लॉ ऑफ नेचर को समझकर अपनी पेंटिंग को तैयार करते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।